स्वालो स्टार एनिमेशन में हम विभिन्न समूहों के बीच आकार के भेद देख सकते हैं और यहाँ तक कि मानव शाखाओं के भीतर भी महत्वपूर्ण अंतर हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ये भिन्नताएं अलग अलग प्रजातियों से आती हैं। लेकिन क्या आपने यह देखा है कि उच्च स्तरीय योद्धा आमतौर पर निचले स्तरीय योद्धाओं से बड़े आकार के होते हैं, खासकर अमर योद्धा जो कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं? क्या यह महज एक संयोग है? असल में ऐसा नहीं है। यह आनुवंशिक संवर्धन के स्तर का परिलक्षण है। जब भी कोई योद्धा एक बिल्कुल नए स्तर में कदम रखता है तो उसका आनुवंशिक संवर्धन सुधारता है, जिससे आकार में वृद्धि होती है। इसलिए जब दो योद्धा जिनके स्तर में स्पष्ट अंतर है एक दूसरे के पास खड़े होते हैं तो भले ही दोनों वयस्क हों, निचले स्तर का योद्धा तुलना में लगभग बच्चे जैसा दिख सकता है। तो जब कोई योद्धा प्रत्येक स्तर पर पहुंचता है तो ठीक ठीक क्या बदलता है? आज हम इस विषय का अन्वेषण करेंगे। स्वालो स्टार में साधना के विभाजन और शक्ति स्तरों को बेहतर समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एक योद्धा को परिभाषित करने वाले कारक क्या हैं। स्वालो स्टार में योद्धाओं को मुख्य रूप से दो मुख्य मार्गों में बांटा गया है, आनुवंशिक योद्धा और मानसिक ऊर्जा गुरु। योद्धा शब्द सामान्यत इन दोनों मार्गों को संदर्भित करता है और यह आमतौर पर आनुवंशिक योद्धाओं के लिए एक संक्षिप्त रूप के रूप में उपयोग किया जाता है। सेटिंग के अनुसार शिष्य स्तर एक योद्धा के साधना पथ का पहला चरण है, लेकिन यह एक महत्वहीन स्तर है। शिष्य स्तर के योद्धा की शक्ति, चाहे वह मानसिक ऊर्जा हो या शारीरिक ताकत, सामान्यतः कच्ची होती है जो मात्र बल का उपयोग करती है। उनकी आनुवंशिक ऊर्जा बाहर नहीं निकल सकती और उनकी मानसिक ऊर्जा धातु को पार नहीं कर सकती। सामान्य व्यक्ति की तुलना में शिष्य स्तर के योद्धा की ताकत सामान्यतः 100 से 1000 गुना अधिक होती है, लेकिन जीवन के आनुवंशिक स्तर पर वे सामान्य मनुष्यों से कोई भिन्न नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप शिष्य स्तर के योद्धा कई साम्राज्यों में सार्वभौमिक नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी शिष्य स्तर एक योद्धा की साधना यात्रा का आवश्यक पहला कदम है। ब्रह्मांड में ऐसे कई तरीके हैं जो सामान्य लोगों को शिष्य स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि बैंगनी प्रकाश की ओस। बिल्कुल, ब्रह्मांड में अभी भी कुछ जातियां हैं जो आनुवंशिक कारणों से साधना नहीं कर सकती। क्या आपको याद है जब सु एक्सिन का निधन हुआ था? उसने जो हार पहना था वह उसे फिर से जीवन में लौटा लाया। दरअसल ब्रह्मांड में एक जाति है जो चिरस्थायी शरीर के साथ पैदा होती है। चिरस्थायी शरीर का मतलब है उनकी यह क्षमता कि वे कभी बूढ़े नहीं होते, यहाँ तक कि गंभीर घावों के बावजूद वे स्वयं को ठीक कर सकते हैं। केवल आत्मा के हमले से ही चिरस्थायी शरीर वाले को मारा जा सकता है। इसका मतलब है कि चिरस्थायी शरीर वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें सु एक्सिन भी शामिल है, लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है, जो उसकी आत्मा के जीवित रहने की सीमा है। यदि वे अमर देवताओं की तरह सच्चा चिरस्थायी जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपना चिरस्थायी शरीर छोड़ना होगा और आत्मा का अधिग्रहण करना होगा। इसके बाद वे अन्य योद्धाओं की तरह साधना कर सकते हैं, मूलभूत कानूनों को समझ सकते हैं और अंततः अमर बनने के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अमर बनने से पहले उन्हें कई स्तरों से गुजरना होता है। उदाहरण के लिए प्रशिक्षु स्तर के ऊपर ग्रह स्तर है। केवल ग्रह स्तर तक पहुंचकर ही एक योद्धा सार्वभौमिक नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो किन परिस्थितियों में कोई प्रशिक्षु स्तर से ग्रह स्तर तक पहुंच सकता है? इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं? वास्तव में स्तर उन्नति एक छोटे ब्रह्मांड की प्रक्रिया है जो योद्धा के मानसिक सागर में उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए एक स्तर 9 प्रशिक्षु योद्धा जब ग्रह स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है तो वह अपने मानसिकता को मार्गदर्शित या नियंत्रित करके धीरे धीरे अपने मानसिक सागर में एक जल गेंद को एक ग्रह में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। जब ग्रह बन जाता है तो एक अदृश्य शक्ति फैलने लगती है जो योद्धा के पूरे शरीर को घेर लेती है। जैसे ही योद्धा अपनी इच्छा शक्ति को संचालित करता है, उसकी मानसिक ऊर्जा या जीन बल का सार उसके शरीर में फैलता है, जिससे एक रूपांतरण होता है। कोशिकाएं, त्वचा और अन्य पहलुओं में अपरिहार्य रूप से परिवर्तन होगा। यह जीवन जीन स्तरों में कूच है। हालांकि कुछ दूरदराज या पिछड़े ग्रहों पर जिन योद्धाओं को शक्तिशाली विशेषज्ञों का मार्गदर्शन नहीं मिलता, वे केवल अनुभूति द्वारा अंधेरे में अन्वेषण करते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मांड में कई परिवार और शक्तियां हैं जो एक स्तर 9 प्रशिक्षु योद्धा को ग्रह स्तर 1 तक पहुंचने में मदद करने के लिए विधियां अपनाती हैं, जैसे कि वह रहस्यमय 99 परिष्करण तकनीक जिसे लो फेंग ने 9 प्राचीन सभ्यता के खंडहरों से प्राप्त किया था। स्पष्ट प्रशिक्षण प्रणाली के साथ एक योद्धा के लिए ग्रह स्तर में प्रवेश करने का अवसर बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि लो पिंग और लो हेई लगभग 11 वर्ष की आयु में ग्रह स्तर तक पहुंच गए थे। आखिरकार जब सु एक्सिन गर्भवती थीं, लो फेंग पहले ही ग्रह स्तर तक पहुंच चुके थे। उत्कृष्ट जीन और अच्छी प्रशिक्षण प्रणाली का संयोजन उन्हें ग्रह स्तर तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होने देता। यह उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे जीवन जीन स्तर बढ़ता है, योद्धा का जीवन काल भी उसकी शारीरिक संरचना के उन्नत होने के कारण बढ़ता है। सामान्यत एक ग्रह स्तर के योद्धा का जीवन काल लगभग 1000 साल होता है। सामान्य वायरस ग्रह स्तर के योद्धा के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उन्हें शायद सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं होती।
एक ग्रह स्तर के योद्धा का मानसिक सागर धीरे धीरे ग्रहों की संख्या बढ़ाता है, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचय करते हैं 1 से लेकर 9 तक, जो ग्रह स्तर 9 तक पहुंचता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक स्तर में स्तर 1 से लेकर स्तर 9 तक यह ऊर्जा संचय की प्रक्रिया है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, आवश्यक ऊर्जा और समय भी बढ़ता है। परिवारों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन या बड़े संगठन होने पर केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचय करके स्तरों को बढ़ाना समय की बर्बादी हो सकता है। इसलिए जब प्रतिभाशाली योद्धाओं का प्रशिक्षण होता है तो वे अक्सर ऊर्जा संचय के समय को कम करने के लिए सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे उनके पास अधिक समय होता है नियमों और गुप्त तकनीकों का अध्ययन करने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए, जब बाप्ता लो फेंग को ग्रह स्तर पर प्रशिक्षण दे रही थी तो उसने लो फेंग को मुविया क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति दी, जिससे वह केवल 2 या 3 वर्षों में ग्रह स्तर 1 से लेकर स्तर 9 तक पहुंच गया, जो सामान्य 10 से 100 वर्षों से कहीं अधिक तेज था। ग्रह स्तर तक पहुंचने के बाद एक योद्धा इच्छानुसार आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, गुरुत्वाकर्षण को बदलकर हवा में तैरने या उड़ने की स्थिति में पहुंच सकता है। मानसिक गुरु समान स्तर पर जिन योद्धाओं से सामान्यत तेज उड़ान गति रखते हैं। क्या इसका मतलब है कि मानसिक गुरु समान स्तर पर अधिक शक्तिशाली होते हैं? इसे समझने के लिए हमें उनकी शक्ति के स्रोत की जांच करनी होगी। जिन योद्धाओं की शक्ति शारीरिक ताकत और जीन बल से आती है, जिससे एक ग्रह स्तर एक जीन योद्धा के पास 2 से 4 मिलियन किलोग्राम तक की बुनियादी आक्रमण शक्ति होती है। इसके विपरीत एक ग्रह स्तर एक मानसिक गुरु की मानसिक ऊर्जा आक्रमण 1 से 2 मिलियन किलोग्राम के बीच होती है। पहली नजर में जीन योद्धा अधिक शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक गुरु को भी जीन बल की खेती करनी होती है, क्योंकि एक मजबूत शरीर अधिक मानसिक ऊर्जा को वहन कर सकता है। सामान्यत मानसिक गुरु की मानसिक ऊर्जा उनके शारीरिक ताकत से 1 या 2 स्तर ऊपर हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक ग्रह स्तर 3 मानसिक गुरु के पास केवल ग्रह स्तर 1 जीन योद्धा के बराबर शारीरिक ताकत हो सकती है। बल की प्रवृत्ति के संदर्भ में मानसिक ऊर्जा सामान्यत शारीरिक ताकत से अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, ग्रह स्तर पर ले शेन के रूप में एक जीन योद्धा का बल प्रवृत्ति केवल 7 गुना है, जबकि लो फेंग की मानसिक ऊर्जा प्रवृत्ति 36 गुना तक पहुंचती है। इससे मानसिक गुरु को समान स्तर पर जीन योद्धाओं पर बढ़त मिलती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि प्रवृत्ति बुनियादी ताकत पर आधारित होती है। यदि बुनियादी ताकत कम है, जैसे केवल 10 किलोग्राम, तो भले ही प्रवृत्ति 100 गुना तक पहुंच जाए, यह ग्रह स्तर के योद्धा के लिए न्यूनतम मानक को पूरा नहीं करेगा। एक शिखर रक्तरेखा वाला सुनहरा सींग वाला पशु, जिसका जीवन जीन स्तर मानव से 10 गुना अधिक होता है, उसकी बल प्रवृत्ति कितनी बार पहुंच सकती है? इसका उत्तर कम से कम 80 गुना है। इसके अलावा इसकी विशिष्ट गुप्त तकनीक वर्धन और इसकी विरासत गुप्त तकनीक विश्व का देवता के साथ सुनहरा सींग वाला पशु अपने बुनियादी ताकत से 100 गुना तक के हमले कर सकता है, साथ ही मजबूत रक्षा भी करता है। यही कारण है कि सुनहरा सींग वाला पशु समान स्तर के योद्धा से सामान्यत 2 से 3 स्तर अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए जब मानव योद्धा सुनहरा सींग वाले पशु का सामना समान स्तर पर करते हैं, तो जब तक उनके पास असाधारण प्रतिभा या शक्तिशाली गुप्त तकनीकें न हो, उनकी जीत की संभावना कम होती है। हालांकि मानसिक गुरु के पास अभी भी जीतने का अवसर होता है, क्योंकि मानसिक शक्ति शरीर द्वारा सीमित नहीं होती। जितनी अधिक मानसिक शक्ति होगी, उतनी अधिक मानसिक ऊर्जा की प्रवृत्ति होगी। यही कारण है कि लो फेंग हु यानबो विरासत से प्राप्त आत्मा छाप की मदद से सुनहरा सींग वाले पशु की आत्मा रक्षा को तोड़ने में सक्षम था। जब एक शिखर ग्रह स्तर 9वें चरण के योद्धा का चेतना समुद्र ग्रहों के विस्फोट का अनुभव करता है और योद्धा की चेतना मार्गदर्शन से वे एक तारे प्रणाली में विलय हो जाते हैं, तो वे आधिकारिक रूप से स्टेलर स्तर में प्रवेश करते हैं। साथ ही उनका जीवन जीन दूसरा छलांग लगाता है। इस बिंदु पर उनका जीवन काल लगभग 10,000 वर्षों तक बढ़ जाता है और उनकी शक्ति कम से कम ग्रह स्तर के योद्धा से 10 गुना अधिक होती है। यह चरण खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि स्टेलर स्तर को अब भी एक तुलनात्मक रूप से कमजोर चरण माना जाता है, जिससे यह ठोस नींव डालने का सबसे अच्छा समय है, जैसे वास्तविक जीवन में छोटे उम्र से प्रशिक्षण शुरू करना। विशेष रूप से स्टेलर स्तर के योद्धा जिन्होंने पहले ही मूल कानूनों को छुआ है और यहाँ तक कि मूल कानूनों को समझना शुरू कर दिया है, वे अपनी असाधारण खेती प्रतिभा दिखाते हैं। यदि पर्याप्त खेती संसाधन और शर्तें प्रदान की जाती हैं, तो अमरता तक बढ़ना या यहाँ तक कि अमरों में एक मजबूत व्यक्ति बनना कोई कठिन कार्य नहीं है। क्या आप जिज्ञासु हैं कि जब हम निम्नस्तरीय योद्धाओं की खेती का चयन करते हैं, तो हम निम्नस्तरीय ग्रह स्तर के योद्धाओं को क्यों नहीं चुनते? इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड में ग्रह स्तर के योद्धा केवल अधिक नहीं होते, बल्कि कई जातियां मजबूत रक्तरेखाओं की होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ जातियां अपने बचपन के दौरान स्वाभाविक रूप से ग्रह स्तर तक पहुंच सकती हैं, जो खेती प्रतिभा के वास्तविक लाभ को दिखाना कठिन बना देती है। यह उल्लेखनीय है कि जबकि उच्च रक्त रेखाएं खेती में उच्च शुरुआत का संकेत देती हैं, वे खेती की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।
इसलिए जबकि वाइल्ड गॉड जाति की रक्तरेखा मानव शाखाओं में शीर्ष 10 में आती है, हम जीनियसेस बैटल में किसी भी वाइल्ड गॉड जाति के स्टेलर स्तर के योद्धाओं को शीर्ष 10 में नहीं देखते। यह दर्शाता है कि खेती की प्रतिभा योद्धा की उपलब्धियों पर अधिक प्रभाव डालती है। इसके अलावा खेती की प्रतिभा को खेती नहीं जा सकता, लेकिन रक्त रेखाओं को सुधारा जा सकता है, जैसे कि उच्च रक्त वाली जीवन के शरीर को अपनाकर या रक्तरेखा विकास एजेंट का उपयोग करके। यद्यपि योद्धा तारा स्तर तक पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं, वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। केवल ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने पर वे अपने शरीर के साथ अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड स्तर के योद्धा विकास के बाद न केवल लगभग 1 लाख वर्षों का जीवन काल रखते हैं, बल्कि उनके मानसिक शक्ति, आनुवंशिक ऊर्जा, इच्छा और शरीर के बीच असाधारण सामंजस्य भी होता है। उनके शक्ति के सम्मिलन के बाद वे आसपास के अंतरिक्ष पर कुछ नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक डोमेन भी बना सकते हैं। तारा स्तर के योद्धाओं से भिन्न ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं के पास उनके मानसिक सागर में एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा होती है, जिसमें उनकी आत्मा का सार बनता है। पूरे सर्पिल आकाशगंगा में 8 सर्पिल भुजाएं होती हैं और इसके केंद्र में एक सूक्ष्म ब्लैक होल होता है, जो धीरे धीरे आसपास के सितारों को निगलता है और निरंतर फैलता है, जबकि शुद्ध शक्ति छोड़ता है। यही ब्रह्मांड स्तर के योद्धा की शक्ति का स्रोत है। जैसे जैसे उनका क्षेत्र बढ़ता है, 8 सर्पिल भुजाएं धीरे धीरे 8 छोटे ब्लैक होल्स को जन्म देती हैं। एक पहले स्तर के ब्रह्मांड स्तर के योद्धा की शक्ति 39 तारा स्तर के 9वें स्तर के योद्धाओं के हमलों के संयुक्त बल के बराबर होती है। इसके अलावा ब्रह्मांड स्तर के मानसिक गुरु ब्लैक होल्स द्वारा उत्पन्न शक्ति से अविश्वसनीय शुद्ध मानसिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वे बिना प्रशिक्षण के भी ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए लो फेंग द्वारा उपयोग किया गया कक्षा पोषण कक्ष एक योद्धा के शरीर को ब्रह्मांड स्तर तक विकसित करने की अनुमति देता है, लेकिन यह खर्च सामान्य लोग वहन नहीं कर सकते। सिर्फ कैप्सूल में मौजूद पोषक तत्वों से लो फेंग सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों ब्रह्मांड स्तर के दास खरीद सकते थे। तो क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि लो फेंग ने पृथ्वी के स्वामित्व के लिए नो लानशान से प्रतिस्पर्धा करते हुए सैकड़ों ब्रह्मांड स्तर के दास क्यों नहीं खरीदे? इसका कारण यह है कि उसके पास एक ब्रह्मांड स्तर का 9वां स्तर का दास दी फैन और एक ब्रह्मांड स्तर का 6ठा स्तर का सोने का सींग वाला प्राणी था, जो संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए लो फेंग को ब्रह्मांड स्तर के दासों की बड़ी संख्या खरीदने के लिए मूल्यवान संसाधनों को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा आत्मा की छापों की संख्या सीमित है। आत्मा की छापें आत्मा को संकुचित करके बनाई जाती हैं, और एक तारा स्तर की आत्मा, यदि उसमें आकाशीय गुणवत्ता की आत्मा न हो तो वह सैकड़ों दासों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यदि कोई अपनी सीमा से अधिक आत्मा की छापों को संकुचित करने का प्रयास करता है तो उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। यदि 100 से अधिक ब्रह्मांड स्तर के दास नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। महंगे खर्च के अलावा पोषण कक्ष जैसे विकास विधियों का एक स्पष्ट नकारात्मक पहलू है, वे योद्धा के प्रशिक्षण के आधार को अस्थिर कर देती हैं। इसका कारण यह है कि ये विधियां केवल योद्धा के शरीर को ब्रह्मांड स्तर तक विकसित करती हैं। चूंकि शारीरिक विकास की गति प्रशिक्षण की गति से कहीं अधिक तेज होती है, योद्धा अक्सर अपने शरीर की शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक ग्रहण स्तर का योद्धा बाहरी शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को ब्रह्मांड स्तर तक बलपूर्वक विकसित करता है, तो प्रशिक्षण के दौरान चाहे वह शस्त्रों का उपयोग करें या गुप्त तकनीकों का प्रयोग करें, शारीरिक ताकत उनके कानूनों के प्रति समझ की कमी को पूरा कर सकती है। यह निर्भरता उन्हें अपनी पूरी क्षमता को खोलने से रोक सकती है और वे डोमेन मास्टर के स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। केवल जब एक डोमेन 9 स्तर तक पहुंचता है, तब एक योद्धा डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंच सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डोमेन मास्टर डोमेन का शासक होता है। जब एक ब्रह्मांड स्तर के 9वें स्तर का योद्धा डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंचता है तो उसकी सर्पिल आकाशगंगा में स्थित ब्लैक होल और 8 सर्पिल भुजाओं के ब्लैक होल आसपास के सितारों को निगलना शुरू कर देंगे और वे केंद्र की ओर खींचे जाएंगे। जब 8 सर्पिल भुजाओं के ब्लैक होल पूरी तरह से सर्पिल आकाशगंगा के ब्लैक होल द्वारा अवशोषित हो जाते हैं तो एक विशाल ब्लैक होल बनेगा और अंततः एक एकलता में विकसित होगा, जो डोमेन मास्टर का जीवन कोर होगा। यही डोमेन मास्टर की एकमात्र घातक कमजोरी है। इसका मतलब यह है कि डोमेन मास्टर को मारने का एकमात्र तरीका उसका कोर तोड़ना है। इसके अलावा एक डोमेन मास्टर न केवल अपने आत्मा को कोर में छुपा सकता है, बल्कि अपनी उपस्थिति को छिपा और दबा भी सकता है। जैसे जैसे उनका क्षेत्र उन्नत होता है, कोर के आंतरिक स्थान में धीरे धीरे एक दुनिया का विकास होने लगेगा। हालांकि इस दुनिया के बनने से पहले कोई भी अन्य प्राणी या वस्तु सिवाय योद्धा के स्वयं के कोर में प्रवेश नहीं कर सकती। स्वाभाविक रूप से एक योद्धा अपने स्वयं के कोर में प्रवेश नहीं करेगा ताकि उसे उजागर न किया जा सके। यह समझना आवश्यक है कि एक बार कोर टूट जाने पर डोमेन मास्टर का निधन हो जाएगा। जैसे ही कोर सुरक्षित रहता है, डोमेन मास्टर किसी भी क्षति से उबर सकता है।
एक सामान्य मानव डोमेन मास्टर का जीवनकाल लगभग 1 मिलियन वर्ष होता है। मानवों से भिन्न सोने का सींग वाला प्राणी जो जीवन कोर के साथ जन्म लेता है, जब ब्लैक होल संकुचित होकर एकलता का निर्माण करता है तो वह इस एकलता को अपने कोर में सम्मिलित कर लेता है। समय के साथ एकलता और कोर पूरी तरह से मिलकर एक हो जाते हैं। यही कारण है कि सोने का सींग वाला प्राणी का कोर मानव डोमेन मास्टर के जीवन कोर से बहुत अधिक कठिन होता है। सामान्यतः भले ही सोने का सींग वाला प्राणी अपने कोर को एक समान स्तर के योद्धा के सामने उजागर कर दे, वे इसके बाहरी रक्षा को नहीं तोड़ सकते। बेशक कोई भी योद्धा किसी को अपने कोर पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। आखिरकार विशाल ब्रह्मांड में यह सुनिश्चित करना कठिन है कि कोई योद्धा उनके स्तर से ऊपर नहीं है। उदाहरण के लिए, जब लो फेंग डोमेन मास्टर स्तर 9 पर था तो वह एक सामान्य विश्व मास्टर स्तर 3 को आसानी से मार सकता था। यदि वह पूरी शक्ति से हमला करता और कोई प्रयास नहीं छोड़ता तो वह शायद विश्व मास्टर स्तर 5 को भी मार सकता था। डोमेन के 9 स्तरों के साथ डोमेन मास्टर कानूनों के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है और एक निम्न स्तर के मूल कानून को समझने और उसकी सीमा तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह युद्ध में गुणात्मक परिवर्तन को चिह्नित करता है। वे युद्ध में मूल कानूनों का उपयोग कर सकते हैं, अब केवल शारीरिक शक्ति या मानसिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं होते। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में एक प्रतिभाशाली ब्रह्मांड स्तर के 9वें स्तर के योद्धा के लिए डोमेन मास्टर स्तर 1 के योद्धा को हराना लगभग असंभव होता है। वास्तव में डोमेन मास्टर न केवल मूल कानूनों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, बल्कि उनके पास शारीरिक लाभ भी होता है और जीवन कोर की विशेष प्रकृति उन्हें लगभग अजेय बनाती है। केवल जब एक प्रतिभाशाली ब्रह्मांड स्तर का योद्धा उच्चस्तरीय मूल कानून की गहरी समझ हासिल कर लेता है और डोमेन मास्टर के कोर को सही ढंग से पहचानने में सक्षम होता है, तो परिणाम को बदलने का एक मौका होता है। जैसे जैसे वे मूल कानूनों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं, कोर द्वारा अवशोषित कानूनों की ऊर्जा शुद्ध होती जाती है और इसके आंतरिक स्थान के विकास को बढ़ावा देती है, जो अंतः जीवन को बनाए रखने योग्य एक दुनिया का रूप ले लेता है। एक बार यह परिवर्तन पूर्ण हो जाने पर डोमेन मास्टर ब्रेक थ्रू करके विश्व मास्टर स्तर पर पहुंच जाएगा। जब एक योद्धा विश्व मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा और आनुवंशिक बल एक दूसरे से मिलकर विलय कर जाते हैं, मानसिकता और इच्छा को जोड़ते हुए अंतः विश्व की शक्ति का निर्माण करते हैं। जब विश्व की शक्ति का पहला अंश उनके शरीर में उत्पन्न होता है तो उनकी मानसिकता ब्रह्मांडीय मूल से मेल खाती है, जैसे उनके आंतरिक दुनिया और ब्रह्मांडीय मूल के बीच एक मार्ग बन जाता है, जिससे ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा की निरंतर धारा उनके अंदर बहने लगती है और यह पूरी तरह से उनकी आंतरिक दुनिया को भर देती है। जितनी बड़ी आंतरिक दुनिया होगी, उतनी अधिक ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा वह अवशोषित कर सकती है। योद्धा के नियंत्रण में यह विशाल ऊर्जा दुनिया के प्राकृतिक विकास को प्रेरित करती है, महाद्वीपों, महासागरों, पहाड़ों और पौधों का निर्माण करती है और अंततः एक असली दुनिया का निर्माण करती है। अतिरिक्त ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा ब्रह्मांडीय क्रिस्टल में संकुचित हो जाएगी, जिसे सार्वभौमिक मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसे हम ब्रह्मांडीय सिक्के देखते हैं। इसके अलावा एक विश्व मास्टर की मानसिकता ब्रह्मांडीय मूल से मिल सकती है, जिससे उन्हें अन्य स्तरों के योद्धाओं की तुलना में मूल कानूनों को बहुत तेजी से समझने का अवसर मिलता है। यहाँ तक कि एक अमर स्तर का शक्तिशाली योद्धा भी इस मामले में एक विश्व मास्टर से मुकाबला नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप कुछ शक्तिशाली विश्व मास्टर अमर स्तर तक पहुंचने के लिए जल्दी से ब्रेकथ्रू करने का विकल्प नहीं चुनते, बल्कि वे विश्व मास्टर स्तर पर ही बने रहते हैं। वे निचले कानूनों को समझना बंद करके उच्चतर कानूनों को समझने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक बार जब वे एक निम्न स्तर के मूल कानून को पूरी तरह समझ लेते हैं तो वे अमर स्तर पर ब्रेकथ्रू कर सकते हैं और यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती है। हालांकि यह तरीका जोखिम के साथ आता है। जब एक विश्व मास्टर निम्न कानूनों को समझना बंद करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें यह जोखिम उठाना पड़ता है कि वे कभी अमर स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिना प्रयास किए वे यह पुष्टि नहीं कर सकते कि उन्होंने निम्न कानून को पूरी तरह समझ लिया है या उनके समझ में कोई कमी है। यदि उनका निर्णय गलत हुआ या कोई दुर्घटना हुई तो योद्धा विश्व मास्टर स्तर पर फंसा रह सकता है और अंततः आत्मा की सीमा से मर सकता है, जैसे लो ने किया था। विश्व मास्टर यह जोखिम उठाने का निर्णय क्यों लेते हैं कि वे निम्न कानूनों को समझने से ध्यान हटाकर उच्चतर कानूनों पर ध्यान केंद्रित करें? इसका कारण यह है कि वे अमर स्तर तक ब्रेकथ्रू करने पर एक मार्किस रैंक या यहाँ तक कि एक किंग रैंक की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और वे यह भी उम्मीद करते हैं कि वे उच्च मूल कानूनों से पहचान प्राप्त करेंगे, जबकि वे अभी भी विश्व मास्टर स्तर पर हैं। जब वे मूल कानूनों से पहचान प्राप्त करते हैं तो उनकी आत्मा मूल मोती के साथ मिल जाएगी और उनके माथे पर संबंधित चिन्ह उभरेंगे। इसका मतलब है कि अमर स्तर तक ब्रेकथ्रू करने के बाद भी उनकी मानसिकता कानूनों के महासागर में प्रवेश कर सकेगी और उनकी समझने की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इस उपलब्धि को प्राप्त करना विश्व मास्टरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए केवल वे जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं इस प्रयास को करने का साहस करते हैं।
चूंकि विश्व मास्टरों के पास एक आंतरिक दुनिया होती है जो जीवन को समायोजित करने योग्य एक स्वतंत्र स्थान है, कुछ विदेशी शक्तिशाली लोग मानव विश्व मास्टरों की आंतरिक दुनिया में छिप सकते हैं। इस प्रकार वे अपनी गतिविधियों को छिपा सकते हैं, मानव क्षेत्रों में छिप सकते हैं और अप्रत्याशित रूप से हमला कर सकते हैं, जिससे उनके दुश्मन अचंभित हो जाते हैं। कुछ अमर स्तर के शक्तिशाली लोग भी मानव दुनियाओं में विदेशी मोहरे के रूप में छिप सकते हैं और हत्यारों के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब लुओ फेंग डोमेन मास्टर स्तर पर था तो उसकी त्वरित प्रगति ने उसे ज़िर्ग नस्ल द्वारा तीसरे सबसे ज्यादा लक्षित हत्यारे के रूप में बना दिया था। बेशक केवल एक विश्व मास्टर जो अपनी आत्मा से गुलाम हो, अपनी आंतरिक दुनिया में अपने स्वामी या अधीनस्थों को छिपने की अनुमति देगा। आखिरकार यदि आंतरिक दुनिया पर हमला होता है और वह ढह जाती है तो विश्व मास्टर भी उसके साथ मर जाएगा। अन्य स्तरों के योद्धाओं के विपरीत विश्व मास्टर युद्ध में अपने डोमेन पर निर्भर रहने के बजाय अधिकतर अपनी विश्व प्रक्षेपण का उपयोग करके विरोधियों को दबाने का प्रयास करते हैं। जितना अधिक आंतरिक विश्व शक्तिशाली होता है, उतना ही अधिक प्रभावी होता है विश्व प्रक्षेपण का दमनात्मक प्रभाव। एक सामान्य मानव शिखर विश्व मास्टर का आंतरिक विश्व लगभग 10,000 किलोमीटर व्यास का होता है, जबकि एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट का आंतरिक विश्व कम से कम 30 मिलियन किलोमीटर का होता है। एक बड़ा आंतरिक विश्व अधिक ऊर्जा संचित करता है और आत्मा को बेहतर तरीके से पोषित करता है। यही कारण है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट्स आमतौर पर मानव विश्व मास्टरों से 10 गुना अधिक समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट्स जो अमर बनने के लिए उत्कर्ष करते हैं, वे अब भी दुर्लभ होते हैं, जो उनके सीमाओं को पार करने की कठिनाई को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षु स्तर से लेकर विश्व मास्टर स्तर तक जीवन जीन का संक्रमण होता है, जबकि विश्व मास्टर से अमर स्तर तक आत्मा का रूपांतरण होता है। इसलिए विश्व मास्टरों और अमरों के जीवन जीन स्तर के बीच अंतर निकट या समान हो सकता है। दोनों का जीवन जीन स्तर 100 गुना हो सकता है। हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी या ह्यूज एक्स डोजो के शीर्ष विश्व मास्टर भी हालांकि सामान्य अमरों को हराने में सक्षम होते हैं, उन्हें मार नहीं सकते। यह अमरों की अद्वितीय शारीरिक संरचना से निकटता से संबंधित है। जब एक विश्व मास्टर एक निचले कानून को पूरी तरह से समझ लेता है तो वे अमर बनने के लिए ब्रेकथ्रू करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या आपको वह मूल मोती याद है जिसे मैंने उल्लेख किया था? योद्धाओं को अपनी जीवन कोर की सीमाओं को तोड़ने और ब्रह्मांडीय मूल के कानूनों के महासागर को छूने के लिए मूल मोती का उपयोग करना होगा। इसके लिए उन्हें गुप्त विधियों, इच्छा शक्ति, मानसिक ऊर्जा या आनुवंशिक ऊर्जा के झंकार के साथ इसे करना होगा ताकि वे अमरता प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित मूल कानून अवतरण करेगा और योद्धा का शरीर एक अमर दिव्य शरीर में बदल जाएगा जो दिव्य शक्ति से बना होगा। इस बिंदु पर योद्धा अपनी आत्मा की छाप को दिव्य शक्ति के प्रत्येक भाग में एकीकृत कर सकते हैं, इसे व्यक्तिगत बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक अमर स्तरीय योद्धा दिव्य शक्ति के साथ हमला करता है तो चाहे जितनी भी दिव्य शक्ति निकाली जाए, वह अंततः योद्धा के पास वापस आ जाएगी जब तक कि इसे अन्य अमर दिव्य शक्तियों द्वारा प्रतिकारित न किया जाए। इसके अतिरिक्त अमर दिव्य शरीर तुरंत पुनः स्वस्थ हो सकता है, चाहे इसे कितना भी नुकसान क्यों न हो, यहाँ तक कि यदि यह चूर चूर हो जाए तो भी यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। इसलिए अधिकांश मामलों में एक अमर स्तरीय महाशक्ति को मारने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होते हैं, बलात्कारी विनाश और आत्मा का विनाश। बलात्कारी विनाश का मतलब है विरोधी की अमर दिव्य शक्ति का नष्ट करना। एक अमर स्तरीय महाशक्ति की दिव्य शक्ति को नष्ट करने के लिए जब तक आक्रमणकारी स्पष्ट रूप से ताकत में श्रेष्ठ नहीं होता, इसे एक लागत की आवश्यकता होती है। यह लागत यह है कि आक्रमणकारी को अपनी खुद की अमर दिव्य शक्ति को जलाना होता है ताकि वह विरोधी की दिव्य शक्ति को नष्ट कर सके। यही कारण है कि लुओ फेंग ने आकार के आधार पर तीसरे क्लोन को चुना। एक बड़ा आकार अधिक दिव्य शक्ति के भंडार का मतलब होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 2 समान स्तर के अमर स्तरीय योद्धा लड़ रहे हैं। एक 3000 मीटर लंबा है और दूसरा केवल 500 मीटर लंबा है। यदि दोनों 150 मीटर दिव्य शक्ति के भंडार का उपयोग करते हैं तो यह समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तविक प्रभाव बहुत अलग है। 3000 मीटर लंबे योद्धा के लिए 150 मीटर दिव्य शक्ति का उपयोग आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सामान्य युद्ध में उपभोग की जाने वाली दिव्य शक्ति आमतौर पर 3% से 5% के बीच होती है। लेकिन 500 मीटर लंबे योद्धा के लिए 150 मीटर दिव्य शक्ति के भंडार का नुकसान उसकी ताकत में काफी गिरावट का कारण बनेगा, जिससे शायद उसकी शिखर शक्ति का केवल आधा रह जाएगा। यह इस कारण से है कि दिव्य शक्ति का नुकसान आत्मा के नुकसान के बराबर होता है। यदि आत्मा को गंभीर नुकसान होता है तो रिकवरी के लिए आवश्यक खजाने की लागत एक अमरस्तरीय योद्धा को कंगाल बना सकती है। बिल्कुल विभिन्न स्तर के अमरस्तरीय महाशक्तियों को समान मात्रा में दिव्य शरीर खोने पर भी अलग अलग परिणामों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अमर स्तर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अमर सेना के नेता, मार्किस अमर और किंग अमर। प्रत्येक श्रेणी को सामान्य, मध्य और शिखर स्तरों में और भी विभाजित किया जाता है।
मुख्य अंतर उनके उच्च मूल कानूनों की समझ की गहराई में होता है। उदाहरण के लिए एक मार्किस अमर पहले ही मूल कानून से पहचान प्राप्त कर चुका होता है, जबकि एक किंग अमर अधिक उन्नत क्षमताओं को निष्पादित कर सकता है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन या समय को रोकना। जैसे जैसे उनके कानूनों की समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे उनकी दिव्य शक्ति और शारीरिक ताकत दोनों में वृद्धि होती है। विशेष रूप से एक अमर सेना के नेता की ताकत विश्व मास्टर से 1000 गुना तक पहुंच सकती है, एक मार्किस अमर 10,000 गुना तक और एक किंग अमर 1,00,000 गुना तक। ये है अमर स्तर में प्रत्येक स्तर की ताकत की उच्चतम सीमा। हालांकि कुछ किंग अमर अपनी प्रतिभा, गुप्त विधियों या विशेष शारीरिक प्रशिक्षण तकनीकों के कारण सामान्य सीमा को पार कर सकते हैं और विश्व मास्टर से 1 मिलियन गुना ताकत प्राप्त कर सकते हैं। इन अमर महाशक्तियों को किंग अमर सीमा स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और किंग अमर झेन यान एक सामान्य उदाहरण है। यही कारण है कि झेन यान को एक सामान्य ब्रह्मांडीय वीनरेबल की ताकत के करीब माना जाता है। दिव्य शक्ति की विभिन्न शुद्धता के कारण वे जितनी अधिक तबाही सह सकते हैं वह अलग होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक अमर सेना के नेता के दिव्य शरीर में प्रति सेंटीमीटर 1000 इकाइयां दिव्य शक्ति होती हैं, जबकि एक किंग अमर में 1,00,000 इकाइयां होती हैं, तो अमर सेना के नेता की 1000 इकाइयां 1,00,000 इकाइयों के हमले में नष्ट हो जाएंगी, जबकि किंग अमर इसे सहन कर पाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि अमर स्तर के योद्धा अपनी आत्मा की छाप को प्रत्येक दिव्य शक्ति की इकाई में एकीकृत कर सकते हैं। जितनी शुद्ध दिव्य शक्ति होगी, उतनी ही बारीकी से आत्मा को वितरित किया जा सकता है। यही कारण है कि जब एक अमर सेना का नेता अपनी दिव्य शरीर का 50% खो देता है, तो उनकी चेतना ढह जाती है और वे मर जाते हैं, जबकि एक मार्किस अमर अपनी दिव्य शरीर का केवल 1% रहने पर भी जीवित रह सकता है। हालांकि यदि वे केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर रहते हैं, तो रिकवरी प्रक्रिया में अरबों साल लग सकते हैं। अमर स्तरीय योद्धाओं की यह क्षमता कि वे अपनी आत्मा को दिव्य शक्ति में एकीकृत कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उच्चतम विश्व मास्टर अमर योद्धाओं को हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नहीं मार सकते। इसका कारण यह है कि विश्व मास्टर के पास दिव्य शक्ति नहीं होती और वे अमर दिव्य शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते, जब तक उनका हथियार इसे नष्ट करने के लिए अराजक ऊर्जा का उपयोग न कर सके। हालांकि जब किसी के कानूनों और विस्तार तकनीकों की समझ किंग अमर की सीमा तक पहुंच जाती है, या यहाँ तक कि यदि यह ब्रह्मांड सम्मानित के स्तर के करीब पहुंचती है, तो बिना दिव्य शक्ति के भी एक अमर स्तरीय योद्धा को मारा जा सकता है, यहाँ तक कि बिना विशेष हथियारों या खजानों के भी। कारण यह है कि आत्मा का अमिट चिन्ह पूर्ण शक्ति के सामने नष्ट किया जा सकता है और इसे पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। हालांकि कानूनों पर इस स्तर की महारत प्राप्त करना विश्व मास्टरों में दुर्लभ है। ऐतिहासिक रूप से केवल प्राचीन अराजकता शहर के मास्टर के दिवंगत शिष्य ने यह काम किया था। भविष्य में लो फेंग दूसरा होगा और शायद इससे भी कहीं बेहतर। अमर को मारने का दूसरा तरीका आत्मा के विनाश के माध्यम से है, यानी आत्मा के हमलों का उपयोग करके अमर के दिव्य शक्ति में आत्मा के चिन्ह को नष्ट करना। जब तक आत्मा का क्षेत्र और अधिक परिवर्तन नहीं करता, आत्मा का चिन्ह समय के साथ खराब हो जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इस तरीके से मरने वाला एक अमर योद्धा का दिव्य शरीर पूरी तरह से सही रह सकता है, लेकिन उसकी आत्मा खो जाएगी, जैसे कि वह शाश्वत निद्रा में हो, कभी जागने के लिए नहीं, जैसे हुयानबो। जब स्तर और शक्ति में अंतर विशाल हो, तो एक आत्मा हमला तुरंत अमर स्तरीय योद्धा को मार सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड सम्मानित की आक्रामक मानसिक ऊर्जा का हमला एक किंग अमर को भी तुरंत मार सकता है। जो बचते हैं, उनके पास या तो अत्यधिक उन्नत आत्मा साधना होती है या उनके पास आत्मा रक्षा खजाने होते हैं। जब एक विश्व मास्टर अमरता तक ब्रेक थ्रू करता है, तो वे न केवल अपने शारीरिक शरीर को एक अमर दिव्य शरीर में बदलते हैं, बल्कि वे विश्व शक्ति पर नियंत्रण भी खो देते हैं। एक बार जब वे विश्व शक्ति का समर्थन खो देते हैं, तो उनका आंतरिक संसार एक निश्चित अवधि के बाद धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। इसलिए योद्धा को अपनी आंतरिक दुनिया को एक दिव्य राज्य में सीमित समय के भीतर बदलना होगा, अन्यथा वे अपना ब्रेक थ्रू जारी नहीं रख पाएंगे। एक दिव्य राज्य स्थापित करने के लिए योद्धा को एक अंतरिक्ष परत में प्रवेश करना होगा, उपयुक्त अंतरिक्ष टुकड़े खोजने होंगे और अपनी आंतरिक दुनिया को छोड़ना होगा ताकि वह टुकड़ों के साथ मिलकर अंतः दिव्य राज्य का निर्माण कर सके। हर अमर योद्धा के लिए एक दिव्य राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब यह नष्ट हो जाता है, तो भले ही अमर जीवित रहे, उनका स्तर स्थायी रूप से रुक जाएगा, जब तक कि एक ब्रह्मांड मास्टर या एक सत्य देवता समय को उलटने और दिव्य राज्य को पुनर्स्थापित करने को तैयार नहीं होते। निश्चित रूप से एक अमर के दिव्य राज्य को नष्ट करने के लिए किसी को उस अमर को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। अगर एक अमर की मृत्यु हो जाती है, तो उनका दिव्य राज्य ढह जाएगा और उसकी जीवन शक्ति खोने पर विलीन हो जाएगा। हालांकि अमर विश्व शक्ति खो देते हैं और विश्व प्रक्षिप्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, वे कानून डोमेन प्राप्त करते हैं। यह तारास्तरीय प्रतिभाओं द्वारा उपयोग किए गए डोमेनों से पूरी तरह अलग है, क्योंकि एक कानून डोमेन में पूर्ण कानून होते हैं।
यहाँ तक कि एक डोमेन मास्टर स्तरीय गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट जिसका आंतरिक संसार 3000 किलोमीटर है, वह भी कानून डोमेन का सामना करते समय वंचित रहेगा, क्योंकि कानून डोमेन की शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि अमरों के बीच युद्धों में कानून डोमेन का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि हर अमर ने एक निम्न कानून को पूरी तरह से समझ लिया है और उनके कानून डोमेन की शक्ति समान होती है। जब एक अमर एक उच्च कानून को पूरी तरह से समझता है तो वह ब्रेक थ्रू करके एक ब्रह्मांड यशस्वी बन सकता है। साथ ही ब्रह्मांड का मूल कानून फिर से अवतरित होगा, जो उनके दिव्य शरीर के परिवर्तन में सहायता करेगा और उनके दिव्य शक्ति की शुद्धता को 100 गुना बढ़ाएगा। दिव्य राज्य भी एक परिवर्तन और विस्तार से गुजरने वाला है। अमरता तक ब्रेक थ्रू के विपरीत ब्रह्मांड यशस्वी बनने के लिए मूल कानून केवल एक क्षण के लिए अवतरित होता है। इसलिए कई ब्रह्मांड यशस्वी अपने ब्रेक थ्रू के तुरंत बाद पाते हैं कि उनके दिव्य शरीर पहले से छोटे हो गए हैं, क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति की शुद्धता अधिक हो गई है। उन्हें अपनी दिव्य शरीर को धीरे धीरे उसके मूल आकार में पुनः स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड यशस्वी, जिन्हें स्थान यशस्वी या समय यशस्वी भी कहा जाता है, क्योंकि हर ब्रह्मांड यशस्वी पूरी तरह से स्थान के मूल कानून या समय के मूल कानून में पारंगत होता है, एक उच्च सभ्यता के ब्रह्मांड राज्य को बनाने की शक्ति रखते हैं। ब्रह्मांड यशस्वी स्तर को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ब्रह्मांड यशस्वी और ब्रह्मांड सम्राट। ब्लड रिवर महाद्वीप आर्क में आने वाले तियानशी महल के स्वामी, जो एक ब्रह्मांड सम्राट हैं, इसलिए उनके पास ब्लड रिवर महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने की शक्ति है। बेशक हर श्रेणी में कुछ अंतर होते हैं, जो मुख्य रूप से बनाए गए गुप्त तकनीकों की ताकत और दिव्य शक्ति की शुद्धता में प्रकट होते हैं। सामान्यतः मानव ब्रह्मांड यशस्वी अन्य जातियों की तुलना में दिव्य शरीर के मामले में थोड़े प्रतिकूल होते हैं। इसका कारण यह है कि चाहे वह विश्व मास्टर, अमर या ब्रह्मांड यशस्वी स्तर हो, मानव जीवन जीन का अधिकतम सीमा केवल 100 गुना है, जिससे उनके शरीर आकार में काफी छोटा होता है। दूसरी ओर विशेष जीवन रूप जो जीवन जीन स्तर में मानवों से बहुत अधिक होते हैं, वे अमर स्तर पर भी एक सामान्य ब्रह्मांड यशस्वी को मार सकते हैं, क्योंकि उनके दिव्य शरीर बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि एक बड़ा दिव्य शरीर अधिक दिव्य शक्ति के भंडारण का मतलब है। शरीर के आकार में इस कमी को दूर करने का एकमात्र तरीका अधिक शक्तिशाली गुप्त तकनीकों का निर्माण करना है। हालांकि अमर स्तर के विशेष जीवन रूपों को मारना फिर भी अत्यधिक कठिन है। इसका कारण यह है कि अपनी दिव्य शक्ति के 50% का उपभोग करने से केवल विपक्षी के दिव्य शरीर का 5% से 10% ही नष्ट हो सकता है, और अधिक दिव्य शक्ति का उपभोग करने से अपनी ताकत में भारी कमी आ सकती है, जिससे प्रतिकार के हमलों का खतरा हो सकता है। ब्रह्मांड यशस्वी स्तर पर एक व्यक्ति अपनी जाति का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनता है, जो संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की जिम्मेदारी उठाता है। उदाहरण के लिए वे प्रारंभिक तारे पर यात्रा करके खजाने को छीनने जा सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक तारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे निकटतम स्थानों में से एक है। यदि एक ब्रह्मांड यशस्वी एक जाति का महत्वपूर्ण सदस्य होता है, तो एक ब्रह्मांड मास्टर उस जाति का नेता होता है। ब्रह्मांड मास्टर बनने के लिए ब्रेक थ्रू करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, 2 उच्च कानूनों को पूरी तरह से समझना और एक ऐसा अस्तित्व बनना जो स्थान और समय से परे हो। दूसरा, पहले से समझे गए निचले कानून को संबंधित उच्च कानून के साथ मिलाकर स्थान और समय की शक्ति पर अधिकार प्राप्त करना। ब्रह्मांड यशस्वियों के विपरीत, जब एक ब्रह्मांड मास्टर ब्रेक थ्रू करता है तो जो अवतरित होता है वह स्थान या समय का मूल कानून नहीं होता, बल्कि एक घूमता हुआ गोलक होता है जो काले और सफेद से बुनता हुआ होता है, जो अव्यवस्थित ऊर्जा जैसा प्रतीत होता है। इस बिंदु पर उनका दिव्य राज्य न केवल परिवर्तन और विस्तार से गुजरता है, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति की शुद्धता भी 100 गुना बढ़ जाती है। स्थान और समय से परे एक अस्तित्व के रूप में एक ब्रह्मांड मास्टर का जीन स्तर अब 100 गुना सीमा तक सीमित नहीं होता। इसलिए प्रत्येक ब्रह्मांड मास्टर का दिव्य शरीर कम से कम 10,000 गुना मजबूत होता है, जो एक ब्रह्मांड यशस्वी से अधिक और एक विश्व मास्टर से 100 बिलियन गुना अधिक ताकत तक पहुंचता है। यह समझाता है कि एक ब्रह्मांड मास्टर, भले ही वह दिव्य शक्ति न जलाए, आसानी से एक अमर को नष्ट कर सकता है। वह शक्तिशाली गुप्त तकनीकें जो वह उत्पन्न करते हैं, यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड यशस्वी की तात्कालिक मृत्यु का कारण बन सकती हैं। एक ब्रह्मांड मास्टर की ताकत विशाल होती है। स्थान और समय पर उनके नियंत्रण के कारण एक ब्रह्मांड मास्टर समय और स्थान को पलटकर किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है। हालांकि मृतकों को जीवित करना ब्रह्मांड के संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है और इसलिए ब्रह्मांड से दंड मिलता है। सामान्यतः एक ब्रह्मांड यशस्वी को पुनः जीवित करना इतना शक्तिशाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है कि वह ब्रह्मांड मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, जबकि एक ब्रह्मांड सम्राट को जीवित करने पर उनकी मृत्यु हो सकती है। हालांकि यदि ब्रह्मांड मास्टर का दिव्य शरीर पर्याप्त बड़ा हो तो पुनर्जीवन से उत्पन्न प्रतिक्रिया नगण्य हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब लो फेंग ने हुआ यानबो को जीवित किया, जिनके पास 1 बिलियन किलोमीटर से अधिक का एकांत महासागर क्लोन था,
तो उसने समय और स्थान को पलटकर उसे वापस लाया, साथ ही 9 अमर स्तर के सेवक और युन्मो अंतरिक्ष यान भी। आमतौर पर ब्रह्मांड मास्टर जब शक्तिशाली व्यक्तियों को पुनः जीवित करते हैं तो खजानों को वापस नहीं लाते, क्योंकि जितना उच्च स्तर का खजाना होता है प्रतिक्रिया उतनी ही मजबूत होती है, जिससे ब्रह्मांड मास्टर को गंभीर चोट लग सकती है। हालांकि लो फेंग अपने विशाल दिव्य शरीर के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया को सहन कर सकता है और चोट लगभग नगण्य होती है। जब एक ब्रह्मांड मास्टर सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक बनाता है तो वह अव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है और एक ही झटके से कई ब्रह्मांड यशस्वियों या यहाँ तक कि ब्रह्मांड सम्राटों की मृत्यु का कारण बन सकता है। लो फेंग, जो गुप्त लिपि संप्रदाय का अनुसरण करता है, ने ब्रह्मांड यशस्वी स्तर पर रहते हुए भी ब्रह्मांड मास्टर की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक बनाई। इससे अन्य जातियों में बहुत भय उत्पन्न हुआ, जिन्होंने उसे घेरने और मारने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा। हालांकि जब लो फेंग ने सत्य भगवान के नीचे आदर्श जीन स्तर को प्राप्त किया तो मूल ब्रह्मांड ने उसे सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक दी, मैं ब्रह्मांड हूँ। इस तकनीक के साथ लो फेंग न केवल अव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता था, बल्कि उसने 6000 से अधिक ब्रह्मांड यशस्वियों को दबा दिया, उन्हें शून्य में बदल दिया और उनकी तत्काल मृत्यु का कारण बना दिया। मूल ब्रह्मांड में एक योद्धा द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला सबसे उच्चतम साधना स्तर सत्य भगवान स्तर है। सत्य भगवान स्तर पर पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक है नियमों के मार्ग से और दूसरा है दिव्य शक्ति के मार्ग से। जो योद्धा नियमों के मार्ग का चयन करते हैं वे सामान्यतः अंतरिक्ष और समय के नियमों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके द्वारा अपनाए गए विशिष्ट मार्ग भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि एक बार जब कोई योद्धा किसी विशेष मार्ग का उपयोग करके ब्रेक थ्रू करता है तो कोई अन्य योद्धा वही मार्ग नहीं अपना सकता और उसे एक नया मार्ग खोजना पड़ता है। अंतरिक्ष और समय के नियमों का उपयोग करना का तात्पर्य यह है कि योद्धा समय और अंतरिक्ष के नियमों के आधार पर अन्य नियमों के साथ मिलकर एकाकार होता है। उपन्यास में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें 3 या अधिक नियमों को मिलाना होता है, लेकिन यह निश्चित है कि सभी सत्य भगवान स्तर के योद्धा 10 मौलिक नियमों को सिद्ध कर सकते हैं। यह निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित है। सत्य भगवान स्तर पर ब्रेक थ्रू करते समय दिव्य राज्य में अव्यवस्थित ऊर्जा का समावेश होता है, जो हर चीज को अव्यवस्थित स्थिति में लौटा देता है, धीरे धीरे एक छोटे ब्रह्मांड में विस्तारित और विकसित होता है। साथ ही दिव्य राज्य मूल ब्रह्मांड द्वारा दबावित होता है और धीरे धीरे ब्रह्मांड महासागर की ओर धकेल दिया जाता है, अंततः मूल ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। सामान्यतः एक सत्य भगवान का छोटा ब्रह्मांड 100 मिलियन प्रकाश वर्ष व्यास का होता है। जैसे ही छोटा ब्रह्मांड बनता है, सत्य भगवान को उस क्षण का लाभ उठाना होता है, इससे पहले कि अव्यवस्थित ऊर्जा 10 मौलिक मूल नियमों में विघटित हो जाए, ताकि वह छोटे ब्रह्मांड की संरचना को पूरा कर सके। यह प्रक्रिया सत्य भगवान के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसे गलती से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तय करेगा कि भविष्य में सत्य भगवान किस स्तर और शक्ति तक पहुंच सकते हैं। छोटे ब्रह्मांड की संरचना पूरी करने के बाद सत्य भगवान एक बार की अव्यवस्थित रूपांतरण को समझने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जिसे अव्यवस्थित रूपांतरण कहा जाता है, वह अव्यवस्थित नियमों का धीरे धीरे 10 मूल नियमों में रूपांतरण है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ जटिल सम्मिलन नियम उत्पन्न होंगे, लेकिन वे अंततः गायब हो जाएंगे और छोटे ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। सत्य भगवान स्तर पर ब्रेक थ्रू करने के लिए दिव्य शक्ति मार्ग और नियमों के मार्ग के बीच अंतर इस तथ्य में निहित है कि जब जीवन जीन स्तर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है, जैसे कि 30,000 गुना से अधिक, तब दिव्य शरीर सामान्य सत्य भगवान से कहीं अधिक बड़ा होगा। विशेष रूप से जब वे सफलतापूर्वक 99,000 गुना जीन स्तर तक ब्रेक थ्रू करते हैं तो उनके पास एक अनंत दिव्य शरीर होगा। अनंत शब्द का अर्थ यह नहीं है कि सत्य भगवान अपने दिव्य शरीर को अनंत रूप से बढ़ा या घटा सकते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे अपने शरीर के आकार को एक निश्चित सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकते हैं, ताकि सर्वोत्तम युद्ध प्रभाव प्राप्त किया जा सके। बेशक जितना अधिक जीन स्तर होगा, शरीर के आकार की सीमा उतनी अधिक होगी। जब सत्य भगवान 1,00,000 गुना यानी परफेक्ट जीन स्तर तक पहुंचते हैं तो वे एक परिपूर्ण दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे। एक परिपूर्ण दिव्य शरीर आकार को स्वतंत्र रूप से बदल सकता है और उसे उच्चतम नियमों द्वारा निराकार और आकारहीन बनने की क्षमता प्राप्त होती है, यानी वे चाहे जिस रूप में हो वह असामान्य नहीं दिखाई देगा। हालांकि दिव्य शक्ति मार्ग के माध्यम से सत्य भगवान स्तर तक ब्रेक थ्रू करना और कम से कम 30,000 गुना जीन स्तर प्राप्त करना नियमों के मार्ग से कहीं अधिक कठिन है। इसका कारण यह है कि दिव्य शक्ति मार्ग को जीवन संरचना की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इतिहास में लो फेंग के अलावा किसी ने भी परफेक्ट जीवन जीन स्तर तक सफलतापूर्वक साधना नहीं की है। इसलिए लो फेंग के पास एक अभूतपूर्व छोटा ब्रह्मांड है, जिसका व्यास 1 अरब प्रकाश वर्ष है और उनका दिव्य शक्ति भंडार अन्य सत्य भगवानों से कहीं अधिक है। जब एक योद्धा सत्य भगवान स्तर तक ब्रेक थ्रू करता है और उसका अपना छोटा ब्रह्मांड होता है तो उसे अब मूल ब्रह्मांड द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है। इस प्रकार मूल ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की गई क्लोन क्षमता समाप्त हो जाती है।
साथ ही सत्य भगवान का दिव्य शरीर पुनः संरचना की प्रक्रिया से गुजरता है और यह दिव्य शक्ति आधारित रूप से लौटकर अपनी मूल मांस और रक्त वाली स्थिति में आ जाता है। इस बिंदु पर सत्य भगवान का हृदय उनका घातक कमजोर बिंदु बन जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बार सत्य भगवान का हृदय टूट जाता है तो सत्य भगवान का विनाश हो जाएगा। चूंकि सत्य भगवान का हृदय उनके छोटे ब्रह्मांड से गहरे रूप से जुड़ा होता है, इसलिए युद्ध के दौरान खर्च की गई दिव्य शक्ति को छोटे ब्रह्मांड से सत्य भगवान के हृदय के माध्यम से जल्दी से फिर से भरा जा सकता है। इसके अलावा एक परफेक्ट दिव्य शरीर वाले सत्य भगवान दिव्य शक्ति को इतनी तेजी से पुनः प्राप्त कर सकते हैं कि खपत की दर से कहीं अधिक। यही कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में एक परफेक्ट दिव्य शरीर वाले सत्य भगवान को मारना बहुत कठिन होता है। यदि वे दुर्भाग्यवश नष्ट हो भी जाते हैं तो यदि एक बूंद खून बच जाती है तो उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। जब एक सत्य भगवान के नियमों पर आधिपत्य उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां वे शून्य को पार कर सकते हैं तो वे आधिकारिक रूप से शून्य सत्य भगवान स्तर में प्रवेश करते हैं। जब वे शून्य सत्य भगवान स्तर पर ब्रेक थ्रू करते हैं तो उच्चतम नियमों की सीमाओं के तहत सत्य भगवान अब मूल ब्रह्मांड के अंतरिक्षीय आयाम में नहीं रह सकते और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना होगा और वे उत्पत्ति महाद्वीप की ओर बढ़ेंगे। यह वह विकासात्मक प्रक्रिया है जिसे मूल ब्रह्मांड में सभी जीवन अपनी साधना के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष स्तर के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। आने वाले वीडियो में मैं उत्पत्ति महाद्वीप पर साधना प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या करूंगा। जुड़े रहिए। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।